अच्छा जी, मेरा ये लैपटॉप की जो है वो बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मेरा ध्यान नहीं गया उसकी तरफ, मैं वहाँ से ही दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम कह रही थी कि हाँ जी, अब ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ वहाँ पे देखें कि हमारे सिस्टम की जो है वो हमारे जो एनालाइट है उसकी क्या मोलर एब्ज़ॉर्प्टिविटी है, क्योंकि हाँ, फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो सॉल्वेंट की कंपोज़िशन है, जो उसका स्टैंडर्ड है, जो सॉल्यूशन की कंपोज़िशन है और जो टेम्परेचर है वो कंटीन्यूअसली फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो हम एक रफ एस्टिमेट तो हो सकता है, लेकिन फॉर द good results it is much better that we will calculate the molar absorptivity for each and every experiment individually। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम नॉन कंसंट्रेशंस के सोल्यूशन बना लेंगे। मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी क्लोरम फेनिकल की, तो क्लोरम फेनिकल को मैं उसके डिफरेंट जिस तरह मैंने भी कहा था कि हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, तो हम एक रेंज की हमने क्लोरम फेनिकल एक एंटीबायोटिक है और हमने उसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है इन द वाटर की। ये वाटर में कंटेमिनेशन भी क्रिएट करती है, तो वाटर की जो है कंसंट्रेशन उसकी जो है वो कितनी है, सपोज वो जो सी है वो रेंज कर रही है फ्रॉम 1 to 10 ppm, तो मैं 1 ppm से लेकर 10 ppm के 1 2 3 4 या 1 3 5 7 9 एंड 11 ppm के जो है वो 5-10 सॉल्यूशंस नॉन कंसंट्रेशन के साथ ऑलरेडी बना लूँगी, और ऑलरेडी बनाकर मैं क्या करूँगी उसको यहाँ से मैं फिर आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आई थिंक। सपोज मैं ये यहाँ से इस तरह से नॉन कंसंट्रेशंस का सोल्यूशन, यहाँ पे मैं जो है वो कंसंट्रेशंस का सोल्यूशन बना लेती हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं उनकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन मैंने सपोज ये जिसमें कि कोई भी हमारे पास एनालाइट मौजूद नहीं है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसके 2 4 6 8 10 ppm का। अब होना क्या चाहिए कि जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सपोज यहाँ से हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाता है, तो दिस इज बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ आ जाता है। अब इस स्टैंडर्ड ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से इसमें इसकी स्टैटिस्टिकली जब हम ये एक लीनियर कर्व आती है आपके पास, तो आपको पता है y इज इक्वल mx प्लस सी, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आपके पास होती है ये आपको क्या, अगर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की भी आपको कंसंट्रेशंस नॉन है इसकी ना, जिस एनालाइट को आपने एनालाइज करना है उसकी कंसंट्रेशन नॉन है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है एब्जॉर्बेंस, y क्या है, एब्जॉर्बेंस के इक्वल है। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये हमारे पास एब्जॉर्बेंस है, और यहाँ पे ये हमारे पास ये इस कंसंट्रेशन के साथ, तो x क्या है, कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन नॉन है और यहाँ पे y एब्जॉर्बेंस भी नॉन आ गई इस एक्सपेरिमेंट में। ये देखा ना, किसी भी कंसंट्रेशन पे मैं यहाँ से कि ये मेरे पास 6.5 की जो एब्जॉर्बेंस है या 7 की जो एब्जॉर्बेंस ppm की जो एब्जॉर्बेंस है वो ये वाली होगी, ठीक है ना। हम इससे स्टैंडर्ड कर्व से एक एस्टिमेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि एब्जॉर्बेंस आ जाएगी और ये हमारे पास इसकी ये कंसंट्रेशन आ जाएगी, ये एब्जॉर्बेंस आ जाएगी, तो ये m और c क्या होती है, m होती है स्लोप, कि इसकी स्लोप किस तरह से जा रही है, और यही स्लोप इसकी ये जो वैल्यू है ये इसको हम एप्सिलॉन की वैल्यू कहते हैं। जब हम इसकी स्लोप किसी भी नॉन कंसंट्रेशन के साथ जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसमें हमारे पास m की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। c क्या होता है, c होता है ओरिजिन के, यहाँ से ये कहाँ से पास हो रही है, देखिए यहाँ से मैंने जो भी ड्रॉ किया है इसका मतलब है कि इसमें वैल्यू एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कौन सी है, वो कुछ वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, वो 0.2 0.3। तो यहाँ पे मैं c की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट, c क्या है बेसिकली इंटरसेप्ट, m क्या है आपके पास स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। जब इससे हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और फॉर ईच एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ मच बेटर कि आप इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट के लिए आप अपने जो है वो m की वैल्यू को कैलकुलेट कर दें, क्योंकि वो जो है वो वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, with respect to your experimental protocol,
ठीक है जी। तो वी कैन यूज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस टू ऑब्टेन कंसंट्रेशन इफ एब्जॉर्बिविटी एंड पाथ लेंथ आर नोन। हो गया, एब्जॉर्बिविटीज आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी बात हो गई। बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन एब्जॉर्बिविटी विद कंडीशन इट इज नेवर अ गुड आइडिया टू डिपेंड अपॉन द लिटरेचर वैल्यूज। क्लियर हो गया। Hence, a standard solution of analyte in the same solvent and at a similar temperature is used to obtain the absorptivity at time of analysis. Most often we use a series of standard solution, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि सीरीज हमने बना ली, जिसमें कंसंट्रेशन रेंज में हम काम करने जा रहे हैं उसकी हमने एक सीरीज बना ली, 8-10 सीरीज, बट नॉट मच लेस देन 5 जो है ना वो नंबर ऑफ सैंपल से कम नहीं होनी चाहिए, जो इसको स्टैंडर्ड कर्व होती है। टू कंस्ट्रक्ट अ कैलिब्रेशन कर्व और वर्किंग कर्व, ये हमारी कैलिब्रेशन कर्व भी हम इसे कहते हैं, वर्किंग कर्व भी कहते हैं। और हम इसमें ए वर्सेस सी कंसंट्रेशन के साथ साथ एब्जॉर्बेंस को लेते हैं। ऑब्टेन अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जो y इज इक्वल एम सी प्लस एक्स, मैंने आपको बताया एम एक्स प्लस सी बताया, वो क्या है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है फॉर द मेथड ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एंड लीनियर रिग्रेशन। It is necessary to duplicate closely the overall composition of the analyte solution in order to compensate for matrix अफेक्ट। वहाँ पे अदर अफेक्ट्स क्या काम कर रहे हैं ना आपके सैंपल में, अदर जो चीज़ें हैं वो क्या काम कर रही हैं, सॉल्वेंट का क्या अफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या अफेक्ट है, ओवरऑल कंपोजिशन कैसी है, कितना होमोजीनियस है, कितना हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, इन सब के एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड कर्व बना लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे क्या आ जाता है आपके पास, ओहो ये कहाँ चले गए हम। ये आ गया दोबारा से हमारे पास। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, ये देख लें कि इसका न्यूमेरिकल भी एक देखते जाएंगे। जी ये है 7.25 10⁻⁵ मोलर सोल्यूशन है पोटाशियम परमैंगनेट का। हैज अ ट्रांसमिटेंस ऑफ 44.1% व्हेन मेजर्ड इन 2.10 centimeter cell at a wavelength of 525 nanometer. Calculate the absorbance and the molar absorptivity of the KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट की। तो अब यहाँ पे उसने ट्रांसमिटेंस दी है, सिंपली हमें पता है कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो उसने कहा है कि एब्जॉर्बेंस हम मालूम करें। तो अब चूंकि उसने ट्रांसमिटेंस दी हुई है तो हम सिंपल यूज करके लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस ले लेंगे। लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस लेकर हमारे पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.356। और मोलर एब्जॉर्बिविटी क्या हो गया, ए इज इक्वल एप्सिलॉन सी एल को इक्वेशन को रीअरेंज किया तो एप्सिलॉन की वैल्यू है ए ओवर बी सी। तो ये आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की थी। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, मोलर एब्जॉर्बिविटी, ये यहाँ पे कहाँ पे इसने लिखी हुई है, ये कंसंट्रेशन आ गई सी, और बी पाथ लेंथ ये 2.10 सेंटीमीटर, 2.10 सेंटीमीटर, और ये आपके पास आ गया इसका 7.25 10⁻⁵ मोलर सोल्यूशन मोल पर लीटर। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये मोलर एब्जॉर्बिविटी आ जाएगी। ठीक है जी। अप्लाइंग बियर्स-लैम्बर्ट लॉ टू मिक्सचर को अगर अप्लाई करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा सा। Beer law also implies to solutions containing more than one kind of absorbing substance। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट सर ये टॉपिक। और हम इसको, क्योंकि हमारे पास कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जिसमें कि बहुत ही प्योर रियल लाइफ में जो है ना, अपना जब आपने अपनी केमिस्ट्री को रियल लाइफ में एप्लीकेबल करना है, अप्लाइड केमिस्ट्री बनाना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का फ़ायदा तभी होता है जब वो अप्लाई होने के काबिल हो। ठीक है ना, ख्यालों में तो सिर्फ इसकी वर्चुअल या थ्योरेटिकल बेसिस कौन सी हैं उसका हम उनको शुरू ही इसलिए करते हैं ताकि अल्टीमेटली हम इसको यूज़ कर सकें। तो
फिर क्या होता है कि प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि उनका आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि अगर वो आपस में इंटरेक्शन कर लेंगी तो वो कोई थर्ड स्पीशी बन जाएगी और अब उसका अपना एक अलहदा से प्रोटोकॉल होगा। तो अगर एक सिस्टम में सपोज एक क्लोरमफेनिकल है, मैंने आपको बताया, और वो 575 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देती है, तो एक दूसरी स्पीशी जो कि इसमें सपोज आयरन भी मौजूद है, तो आयरन जौन सा है वो एक मेटल है, वो उसके साथ इंटरेक्ट हम कहते हैं कि नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी, उसकी अपनी एक एब्जॉर्बिविटी होगी, और जब हम उसको फिर हम उसको क्या कहते हैं कि टोटल एब्जॉर्बेंस होगी वो क्या होगी, A1 प्लस A2। तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे कि उसकी एप्सिलॉन 1 BC1 प्लस एप्सिलॉन 2 BC2। तो इसको हम कहते हैं कि एब्जॉर्बेंस आर एडिटिव्स इफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज डू नॉट इंटरैक्ट। गॉट इट? कि अब हमने उसकी जो टोटल एब्जॉर्बेंस होगी उन दोनों के जो एब्जॉर्बेंस को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके हम उसकी एब्जॉर्बेंस को टोटल एब्जॉर्बेंस में शो कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अच्छा अब क्या हो गया हमारे पास, ये जो भी मैंने भी आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था कि हमारे पास एक हो गया वेवलेंथ और एक हो गई हमारे पास एब्जॉर्ब नॉन कंसंट्रेशन के स्पीशीज, और हमने उनकी एब्जॉर्बेंस नोट कर ली, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक स्पेक्ट्रा बन जाता है, ठीक है ना। ये हमने कैलिब्रेशन कर पाया था, लेकिन जब हमने लाइट को इंटरेक्शन कराया है विद द मैटर, तो आपके पास अल्टीमेटली एक स्पेक्ट्रम प्लॉट होता है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। वहाँ पर क्या था, हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन थी, अब क्या एक सोल्यूशन है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है। तो अब हमने ये देखना है कि इसका ये एब्जॉर्ब तो कर रहा है सारी लाइट को, अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पर्पल कलर का होता है ना सोल्यूशन उसका। तो क्या होता है कि जब आपके पास, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ आपके साथ। ये देखिए, यहाँ पे अब मैं अगर इसको, यही पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है, यहाँ पे मैं वेवलेंथ लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं एब्जॉर्बेंस लेती हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या है, कंसंट्रेशन सेम रहेगी। सपोज मेरे पास 0.5 मोलर का सोल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो अब वेवलेंथ कौन सी है, वो क्योंकि पॉइंट पोटेशियम परमैंगनेट कलर्ड सोल्यूशन है ना, इसका मतलब है कि इसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, किस रेंज की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और वो कहाँ से शुरू होती है, 400 नैनोमीटर से लेके वो 800 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना। अब वो सारी ही लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रही है ऐसे। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो ये 0.5 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, वो 400 की वेवलेंथ को सपोज ये एब्जॉर्ब करिए यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन की रेंज कौन सी होती है, वो 0 to 2 होती है मैक्सिमम। ये मैंने आपको कल भी बताया था, यूनिट लेस पैरामीटर है। और ये 0.5 यहाँ पे हमारे पास 0, फिर 1 और फिर 2, या 0.5 1 1.5 2। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो कैलकुलेट की जा सकती है वो 2 होती है। अभी जैसे मैंने लॉग ऑफ 100 था ना, तो 2 था, तो इसकी मैक्सिमम रेंज जौन सी है वो 2 वहाँ से हमारे पास आता है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक फॉल करेगी। तो अब यहाँ पे सपोज ये 400 है, ये 450 है, 500 है, 550 है, 600 है, 650, 750 और 800। तो अब ये सब लाइट्स को एब्जॉर्ब करिए, लेकिन ये वो लाइट है, ये वो वेवलेंथ की लाइट है जहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली लाइट, ये क्या है, ये वो लाइट है जिसपे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो हो रही है। तो अब इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव पे कितनी कंसंट्रेशन है। यहाँ पे क्या है कि अब ये सब के लिए हर जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का है, किसी भी जो है वो इधर वो आपका एनालिटिकल ग्रेड है या वो, लेकिन वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जौन सा है वो इसी वेवलेंथ पे, सपोज ये 550 नैनोमीटर है, इसी पे एब्जॉर्प्शन उसको शो करेगा। ये एक पैरामीटर वही जिस तरह मैं आपको बार कह चुकी हूँ कि ये जिस तरह आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो हर स्पीशी की अपना एक स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स होता है। उस लैम्डा मैक्स को हम सिलेक्ट करते हैं और फर्दर हम जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कैलिब्रेशन कर्व हम उस वेवलेंथ पे ही देंगे, क्योंकि ये वो वेवलेंथ होती है जिस पे मैक्सिमम जौन से हैं मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं विद द लाइट।
तो absorbance could be plotted against wave number or frequency. Modern scanning spectrophotometer produce such absorption spectrum directly. कि अब हमारे पास डायरेक्टली एक स्पेक्ट्रा आता है, उसे हम प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन जो सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें क्या होता था कि ट्रांसमिटेंस आती थी या एब्जॉर्बेंस आती थी, और हम उसकी ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस के वर्सेस जौन सा है वो खुद वेवलेंथ मुख्तलिफ पहले वेवलेंथ सेलेक्ट करते थे कि 500 520 जितनी भी हमने उसकी स्पेस देनी है ना, 400 420 460 480 इस तरह से, या 400 450 जो भी हमने स्केल सेट कर लिया हर स्केल पर। सपोज यही अभी हमने जो पिछले मैंने अभी आपको बताया उसका कर्व ड्रॉ की, तो हमने इसमें 400 से लेके 800 तक 450 500 555 600 656 700 750 एंड 800 हमारे पास 8 जो है रीडिंग्स आ गई। तो अब मैंने 8 रीडिंग्स को मैं फिर इसी तरह से नीचे वो है ड्रॉ करती थी वेवलेंथ और ऊपर ट्रांसमिटेंस, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक सीधा इसी तरह का एक ग्राफ आ जाना था, और फिर हम उससे प्लॉट को हम जो है वो करेक्टराइज करने के लिए कि इसकी लैम्डा मैक्स क्या होगी, और लैम्डा मैक्स के बाद हम उसकी कैलिब्रेशन कर, अगर हमने फर्दर क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कंटिन्यू रखना है तो हम उससे फिर कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं, और कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करने के बाद फिर हम फर्दर अपने रियल सैंपल्स में से स्पाइक सॉल्यूशंस में से उस को कैरेक्टराइज करने की एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी। तो द लॉगरिथम एक्सेस लीड्स अ लॉस ऑफ स्पेक्ट्रल डिटेल्स ओकेनली प्लॉट्स विद लॉग ए एज द ऑर्डिनेंट आर यूज। वो कहता है कि हम आमतौर पे तो वो है कि हम एंड प्रोड्यूस प्लॉट्स ऑफ ट्रांसमिटेंस और परसेंट ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ, कि या तो हम उसकी ट्रांसमिटेंस को डिस्प्ले कर देते हैं या परसेंट ट्रांसमिटेंस को शो करते थे, और सम टाइम वो उसको शो करते थे log of a as the ordinate are used. The logarithm axis leads a loss of spectral details, but it is convenient for comparing solution of different concentration. A plot of molar absorptivity as a function of wavelength is independent of the concentration. कि absorptivity जौन सी है वो concentration से independent है. This type of spectral plot is characteristic for a given molecule and sometimes used to aid in identifying or confirming the identity of the particular species. The color of the solution is related to the absorption spectrum. ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास वो solution white कलर का होता तो क्या होना था, फिर आपने उसको किस रेंज में स्टडी करना था, आपने 200 से 400 यूवी रीजन में आपने उसको स्टडी करना था। अच्छा, अभी उसने ये बात की है, दो बातें इसमें की हैं। एक तो उसने ये कहा है कि हम नॉर्मली किस में लेते हैं, आपके पास जो ट्रांसमिटेंस आती है, जो आपके पास आता है स्पेक्ट्रा आता है ना, उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हम उसे लैम्डा और एब्जॉर्बेंस मिले या उसे लैम्डा और ट्रांसमिटेंस मिले। तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई द वी प्रेफर टू यूज द एब्जॉर्बेंस एज अ मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन रादर देन परसेंट ट्रांसमिटेंस। वो कहता है परसेंट ट्रांसमिटेंस की बजाय हम क्यों उसको एब्जॉर्बेंस में लेते हैं। तो उसके केस में वो क्या है, वो कहता है कि अगर हम ट्रांसमिटेंस में लेते हैं ना, तो हमारे पास जो परसेंट ट्रांसमिटेंस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परसेंट ट्रांसमिटेंस, किसी भी सॉल्यूशन के लिए परसेंट ट्रांसमिटेंस के लिए जो हमारे पास कर्व आएगी ना, वो देखें पहले मैक्सिमम ट्रांसफर थी, फिर जब ज़ीरो हमारे पास कंसंट्रेशन थी, यही इसी के अगर हम करते हैं ज़ीरो, ये एब्जॉर्बेंस की बल्कि मैंने कैलकुलेट की हुई है ना आपके पास, तो इसी कंसंट्रेशन पे अब ट्रांसमिटेंस क्या है आपके पास, वो है ज़ीरो। उसके बाद क्या आएगी, ट्रांसमिटेंस जौन सी है वो परसेंट ट्रांसमिटेंस में हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अब आपके पास कर्व आएगी ना वो इस तरह की होगी, ठीक है ना। ट्रांसमिटेंस में अगर हम इसे करेंगे तो ये परसेंट ट्रांसमिटेंस में करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की बजाय हमारे पास इस तरह का पैराबोलिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैराबोलिक जब आता है तो इससे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप एक जो है ना, वो जस्ट एक आप जस्ट उस पर नज़र डालें और आपके पास क्लियर फ़र्क पता चल जाएगा कंसंट्रेशन का अफेक्ट क्या हो रहा है आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। तो इट इज़ मच ईजियर कि हम प्रेफर करें कि कंसंट्रेशन को ड्रॉ करें अगेंस्ट द एब्जॉर्बेंस रादर देन ट्रांसमिटेंस, ठीक हो गया। और सेकंड उसने ये कहा कि जो पाथ लेंथ है वो इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है उससे पाथ लेंथ कंसंट्रेशन से, कि जो आपके पास कंसंट्रेशन है उसके साथ वो आपके जाने दे क्या था हमारे पास, इसने क्या बात कही है,
प्लॉट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। की एब्जॉर्प्टिविटी जौन सी है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगी। ये उसने पॉइंट बात की है कि एब्जॉर्प्टिविटी जौन सी है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है, इसी तरह से एमिशन स्पेक्ट्रा भी आ सकता है। अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं, ये क्या देखा, टिपिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 5 डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर। ये देखिएगा, अब हमारे पास अगर लैम्डा मैक्स है ना, देखिए कंसंट्रेशन के साथ वो अफेक्ट नहीं कर रही, तो ये आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशन है। हर कंसंट्रेशन पे उसने ये जो अभी हमने एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे पास लैम्डा मैक्स कौन सी है वो हर कंसंट्रेशन पर वो यही 500, इसको हम क्या कह सकते हैं 535 पे सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का अफेक्ट कौन सा है वो नहीं होगा किसके ऊपर, लैम्डा मैक्स के ऊपर। लैम्डा मैक्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट फॉर स्पीशी टू स्पीशी। और एज एटॉमिक, अच्छा यहाँ से भी हमारे पास हम ये स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रा तक ही रहते हैं। स्पेक्ट्रा यहाँ पे क्लियर इन्होंने बताया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा भी अब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर हम उन लाइट्स को को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि मालिक्यूल कौन सा है जो आपका सैंपल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब हम उसे कहते हैं दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अगर हम उसको स्टडी करते हैं जो कि मालिक्यूल आपका अमिट करता है, तो फिर हम एक्साइटेड स्टेट पर जब वो होता है और वो अमिट करता है, तो अगर हम उस रेडिएशंस को स्टडी करते हैं तो अब हम कहते हैं दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होगा, तब हम उसे कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। तो अगर हम इसको डेफिनेशन करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम can be defined as a spectrum obtained by transmitting the electromagnetic radiation through a substance, while the emission spectrum is the spectrum obtained by spectrum of the electromagnetic radiation emitted by the substance. ठीक है ना। तो absorption spectra is produced when atom absorb energy and emission spectrum is produced when atom release energy. atom और molecule और sample, आपका जो भी molecule जब energy release करेगा तो उसके नतीजे में अगर वो spectrum हमारे पास आएगा emission spectrum कहेंगे। तो absorption spectrum जो सा है वो हमारे पास हमेशा dark lines देता है या gaps देता है, और emission spectra जो है वो शो कलर्ड लाइंस, उसके पास हमारे पास कलर्ड लाइंस आती हैं। आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के ऊपर जब भी आप बाजार से मार्ट से परचेज करते हो ना, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डार्क ब्लैक और वाइट एक बैंड सा बना हुआ होता है हर प्रोडक्ट पर, जो उसका आईडी नंबर होता है बेसिकली। तो उसमें जो डार्क कलर्स होते हैं या कलर्ड लाइंस होती हैं वो हमारे पास हमेशा उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं उस प्रोडक्ट का, और जो डार्क लाइंस होती हैं वो उस वक्त उस पर जो है वो एब्जॉर्ब की होती है उस सब्सटेंस ने वो लाइट। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो डार्क लाइंस और गैप्स और एमिशन स्पेक्ट्रम शो कलर्ड लाइंस। तो एनर्जी जोन के लेवल में अगर हम बात करें तो एब्जॉर्ब एट हायर एनर्जी लेवल व्हेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय दैट एटम, और emission spectrum is given when an excited atom obtain a lower energy level. ये absorption spectrum कब होता है, जब मॉलिक्यूल गेन करता है हायर एनर्जी, और emission spectrum कब आता है, जब मॉलिक्यूल जो है वो गेन करता है या डाउन मूव करता है एट टूवर्ड्स अ लोअर एनर्जी की तरफ। So in simple words हम इसे कह सकते हैं कि the absorption spectrum account for wavelength absorbed by a substance and the emission spectrum account for the wavelength emitted by the substance. तो ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है अब इसमें, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन ये हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यूवी विजिबल आईआर क्या कहता है। अच्छा अब लिमिटेशन ऑफ बियर लॉ, तो लिमिटेशन ऑफ बियर लॉ के लिए आज के लिए आई थिंक अभी आप इतना ही रखें, कल का लेक्चर जो होगा वो लिमिटेशंस को हम कल सारे दिन में डिस्कस करके लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आप यहाँ तक कि इस बुक के नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है इसकी PDF, तो ये 669 तक है। ये भी मैंने आपके साथ इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इसको ना मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन को आपने अच्छे से सारे को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। और कल हम देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के।
थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।